चलो भाई, अब अकाउंट्स का लेते हैं तुम्हारी डाउट क्लास। जो भी तुम्हारे अकाउंट्स में डाउट्स हैं चैप्टर वाइज बोलोगे। सबसे पहले पार्टनरशिप पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके अंदर क्या क्या बनता है वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर आप अपने डाउट बताना मेरे को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इसमें आपका नेट प्रॉफिट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसकी परसेंटेज अगर नहीं दी है तो 6% पर एनम देंगे। डेट वाइज देंगे, वो आपको पता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट जो दिया होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन पहले आपको माइनस करना है, फिर लिखना है। पहली बात, आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा, उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना ही है। पार्टनरशिप डीड में है या नहीं है डजेंट मैटर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, परसेंटेज भी नहीं दिए, 6% लगाओगे, माइनस करना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, ये बनाया जाता है, फिर इसके क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? जितना भी पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कर रहे हो, ये आपको क्रेडिट साइड लिखना है। डेबिट साइड लिखना है। और क्रेडिट साइड और क्या आता है आपका आता है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन। इसका डेबिट क्रेडिट बनाते चलो साथ में। ये डेबिट है, इसका क्रेडिट है। क्रेडिट साइड क्या आएगा? एक तो सबसे पहले यही आ जाएगा, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। इस तरफ क्या आ जाएगा? हर पार्टनर की आईओसी आ जाएगी, उनकी सैलरी आ जाएगी पार्टनर की। ध्यान रखना, ये सब किसका आएगा? पार्टनर का, पार्टनर के अलावा और किसी का नहीं। कमीशन होगा अगर उसका तो वो आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपका ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर का नहीं होगा, बट वैसे ही ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कहा हुआ है, ज़्यादातर परसेंटेज कह देते हैं, तो निकाल के आप लिख देना। और इस तरफ और क्या आएगा? इस तरफ आएगा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो टाइप से होता है, जब आपकी डेट गिवन हो, जब आपकी डेट गिवन ना हो। जब डेट गिवन हो और जब डेट गिवन ना हो। डेट गिवन एकदम देसी लैंग्वेज में ही लिख देती हूँ मैं, है ना हो। ठीक है। जब डेट गिवन हो, अब उसमें भी क्या होता है ना कि बिगिनिंग में निकाला है, एंडिंग में निकाला है, या मिड में निकाला है, या 6 महीने के लिए निकाला है, या 4 महीने के लिए निकाला है, इस तरह का आपको दे दे। कई बार डेज का भी दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना होता है? एवरेज पीरियड निकालना होता है। एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भाई उसने कभी भी ड्राइंग करी हो, आप ये देख लेना, जब उसने पहली ड्राइंग करी है उसके बाद कितने महीने बच गए हैं, कहाँ तक? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक का काउंट करोगे पहली ड्राइंग के बाद, और फिर उसमें ऐड कर दोगे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। भाई लास्ट ड्राइंग के बाद कितना है वो मंथ काउंट करोगे और अपॉन 2 कर दोगे। अब मान लीजिए पूरे साल भर का है ना, मतलब परसेंटेज जो दी होगी आपको 2% पूरी एनुअली दे दी, लेकिन वो बंदा जुलाई से ड्राइंग कर रहा है। वैसे आपको जो परसेंटेज दी है वो 2% पर एनम पूरी दी है, लेकिन इस बंदे ने जो 1 जुलाई मतलब बिगिनिंग में 1 जुलाई से आपका वो किया है, तो आप जुलाई से ही काउंट करोगे। तो जुलाई से लेके अप्रैल तक कितना हो गया? फिर हम वो अप्रैल से काउंट नहीं करेंगे, जुलाई से लेके एंडिंग मार्च तक का काउंट करेंगे। ठीक है। और लास्ट ड्राइंग जब की होगी उसके बाद, तो जुलाई के बाद आपके कितने महीने बचते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 5 4 9 महीने बच गए आपके। तो 9 महीने वो हो गए। लास्ट ड्राइंग आपकी करी होगी 1 मार्च को की होगी, तो 1 महीना बच गया। 9 + 1 अपॉन 2 यानी कि 5, तो 5 अपॉन 12 एवरेज पीरियड ऐसे निकलता है। भले ही उसने पूरे साल के पीरियड में 9 महीने का ही क्यों ना किया हो, 3 महीने का भी क्यों ना किया हो, कंटिन्यूएशन में कर रहा है। ठीक है। तो इससे जो आपका आईओडी निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मतलब अगर मान लीजिए हाँ पूरे साल भर हर महीने उसने 2-2 हज़ार रुपये निकाले, तो 2000 × 12 करोगे। लेकिन पूरे साल में 6 महीने तक उसने 2-2 हज़ार निकाले, तो 2000 × 6 करोगे। अगर उसने क्वार्टरली निकाला है तो × 4 करोगे। हाफ ईयरली निकाला है तो × 2 करोगे। यहाँ पे आएगी टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट होगा अपॉन में 100 इंटू AP अपॉन में 12।
स्लैश इसलिए लगा रही हूँ कि अगर डेज दिया हो, है ना, अगर आपको डेज दिया हो, कैसी डेज दी हो, 12 जून, 15 जून, 18 जून, जुलाई, डेट मतलब 12, 15, 18, 10, 20 ऐसी डेट दे दी हो, तो उस डेट के टाइम पे आप क्या करेंगे, आप डेट को काउंट करेंगे। ये आता है ना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे आता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इससे आपको डेट का पता चलता है। फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर हो तो 29 दिन हो। आपको देखना पड़ेगा कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। ये कैसे पता चलेगा वो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2024 4 से डिवाइड हो जाता है ना, पूरा पूरा हो गया, तो ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 डेज का होगा, तो आप डेज गिनेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब रिटायर या डेथ वाले में कहीं पे भी पार्टनर का है, अगर वहाँ पे डेज गिवन है 18 जून, 18 जुलाई, 12 जून, तो आप अप्रैल से लेके जून तक का डेज गिनिए, ठीक है। तो वो डेज कैसे, मान लीजिए कोई बंदा 12 जून की डेथ हो रही है उसकी, तो आपको उसको 12 जून तक का देना है। ये तो 1.5 महीने होता नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने आपका 15 जून पे होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, अप्रैल में 30 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई में 31 दिन, फिर जून में फिर 30 दिन, पर 30 नहीं 12 दिन, तो 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, 73 दिन आ गए। तो 73 मतलब जितना डेज होगा वो यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ डेज अपॉन में 365, ठीक है। ये पूरी अकाउंट्स के लिए, उसके लिए है, पार्टनरशिप की बुक के लिए, पूरे के लिए, कि अगर आपको डेज गिवन है तो एवरेज पीरियड नहीं, फिर डेज के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन चार्ज होता है। चाहे वो हमारा आईओसी निकाल रहे हो, चाहे हम रिटायरमेंट के बाद किसी का शेयर निकाल रहे हो, तो जहां आप मंथ लगाते थे वहां डेज अपॉन में 365 करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जब डेट ही गिवन ना हो तब कैसे निकालेंगे आईओडी। बड़ा सिंपल है, रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो रेट 6% मत लगाना, 6% रेट किसके ऊपर है, आईओसी नहीं, आईओएल नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कभी भी 6% अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। अगर पार्टनरशिप डीड में इसकी परसेंटेज गिवन नहीं है ना, आईओसी और इनके बारे में नहीं बताया, तो हम ये देंगे ही नहीं, समझ गई। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। भाई पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 10% 12% दे रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर है ही नहीं पार्टनरशिप डीड, तब क्या करोगे, आपको 6% देना ही है, ये 6%, और आईओडी कितना देना है, 4-6 मंथ। अब बच्चे पता है बस यही मात खाते हैं, ये जो 6 मंथ और 6 निकालेंगे 6% निकालेंगे अगर रेट गिवन ना हो। कराते हो ना, नहीं करना है ऐसे, इसका रेट गिवन होगा, 6% नहीं निकाल सकते आप। अगर रेट गिवन ना हो ना तो मत निकालना, ठीक है। इसका रेट गिवन होगा तभी वो निकलेगा। अगर डेट गिवन है तो ठीक है, लेकिन डेट के साथ रेट भी होना चाहिए, है ना। रेट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज है वो नहीं दिया है तो नहीं निकालना, ठीक है। और मैं क्या बता रही थी इसमें, हाँ, और डेट का तो पता चल गया, अगर ये है तो एवरेज पीरियड, अगर डेट नहीं है तो 6 महीने का निकालेंगे, पर ये हमें 6% देना ही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार वो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे देते हैं, आप लोग उसको ड्राइंग समझ बैठते हो, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चलेगा। फिर इसका बैलेंस आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, जिसको आप पार्टनर्स की पुरानी रेशो जो होती है, ओल्ड रेशो होगी, उसमें बांट देंगे। मान लीजिए अगर आपको रेशो गिवन ना हो, इक्वल बांट देंगे। कभी भी कैपिटल रेशो में नहीं बांटना। कैपिटल रेशो में हम तभी बांटेंगे जब क्वेश्चन में हमें बोला होगा कि हम इसको कैपिटल रेशो में बांटेंगे, अदरवाइज आपको इक्वल बांटना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा 3 नंबर में, 100% क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे और क्या बनाते हैं इसमें हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई ये तो यहाँ से लेके चैप्टर के एंड तक, राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान देना, बोलने पे ज़्यादा दे देना, एंड तक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, एक होता है फिक्स्ड मेथड। कोई भी फर्म 2 तरीकों से अपनी कैपिटल को मेंटेन करती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग, ठीक है।
फिक्स्ड मेथड में, हाँ पूछ लो। इंटरेस्ट ऑन लोन की जब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? चलो तुमने जर्नल एंट्री पूछी, वो भी साथ में ही बता दूँ। जब इनकी हम जर्नल एंट्री, अब मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा है ना। अब जर्नल एंट्री हम 2 करते हैं। मान लीजिए सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, वो हम 2 करेंगे। कैसे? एक बार करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, एक बार करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए एक बार ये बता दूं, फिर दोनों एंट्री साथ बता देती हूँ। फिक्स मेथड में क्या होता है, आपके 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट ही कह देते हैं। हाँ जी, ठीक है। इसमें 2 अकाउंट बनेगा। तो इसमें कैपिटल में क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल आएगा। ड्राइंग भी तब आएगा जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, अदरवाइज ड्राइंग कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट में। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ कैपिटल आती है। सिर्फ क्या आती है? कैपिटल आती है, राइट। याद रहेगी ना। और एडिशनल कैपिटल अगर लगाया हो तो डेट लिख के एडिशनल कैपिटल भी आएगी। पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड होती है? इस साइड क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। पूरी बुक में पार्टनर को जो भी मिल रहा है, जब आप पार्टनर कैपिटल बनाते हो अपने आप को पार्टनर समझा करो, और जब ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो अपने आप को फर्म समझा करो। समझ गए? पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, हम पार्टनर हैं, हमें जो भी मिलेगा वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। हमें क्या क्या मिल रहा है? हमारी खुद की कैपिटल है, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें सैलरी मिल रही है, हमें कमीशन मिल रहा है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? क्रेडिट में। हम दे क्या रहे हैं? ड्राइंग दे रहे हैं, मतलब ड्राइंग हमने फर्म से लिया तो हम देंगे ना वापस। और आईओडी हमारे लिए लॉस ही, हमें देना है वो। तो जो हमें देना है वो डेबिट साइड, जो लेना है वो क्रेडिट साइड। इसी में एक एमसीक्यूज बता दूं जो बहुत बार आया हुआ है। वो क्या है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, करंट गलत है इस है नहीं। करंट में तो तुम्हारा बैलेंस शीट ही क्रेडिट साइड आ सकता है ना। अगर उसकी कैपिटल कम होगी, ड्राइंग ज़्यादा होगी तो उसका आ जाएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये मैंने क्वेश्चन देखा है कई बार। चलिए, और इसमें क्या? अच्छा, तो यहाँ तो ये 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन यहाँ पे वो सारा एक में ही आ जाता है। बैलेंस बीडी, उसकी कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो भी, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, और इस तरफ ड्राइंग, आईओडी कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। और अगर इसका लॉस हो रहा होगा तो इस तरफ आएगा। क्रॉस में चलता है हमेशा। इधर वाली चीज़, लॉस इधर बटा है तो वो इधर आएगा, प्रॉफिट इधर बटा है तो वो इधर आएगा। एंड तक देखोगे ये चीज़ें क्रॉस में ही चलती रहती हैं, हमेशा क्रॉस में चलती हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। मान लीजिए पार्टनर्स को आप आईओसी दे रहे हो, तो जब आप यहाँ पे आईओसी देते हो तो आप ऐसे करते हो ना, ए बी, फिर इनका लिखते हो, फिर यहाँ पे टोटल लिखते हो, है ना। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इकट्ठा दे दो, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहे हो आप? क्रेडिट। किससे? आईओसी से। तो आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, उनका जो जो हिस्सा होगा वो दे देना उनको। 2 एंट्री होती है हमेशा, ठीक है। ऐसी सैलरी देनी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फलाना पार्टनर सैलरी अकाउंट, जिसकी पार्टनर की सैलरी होगी। फिर फलाना ये सैलरी अकाउंट, मतलब फलाना पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू उसकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री ऐसे करते हैं। इनमें से कुछ डाउट है? डेफिशिएंसी वाली एंट्री मतलब कहते हैं ना कि वो भी आएंगे, गारंटी पे आऊँगी अभी, इसके बाद गारंटी ही है। और लोन वाली बता दो। अच्छा, इंटरेस्ट यार इसकी तो लोन ही रह गई। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले आप क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं। मतलब हम प्रॉफिट एंड, ये एक्चुअली में क्या है ना, 3-4 चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होती हैं। जैसे रेंट वगैरह होता है, अगर हमने कोई चीज़ रेंट पे लिया, हम उसको पे कर रहे हैं, तो इसको हम पार्टनर्स के यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। रेंट है, डेप्रिसिएशन है, मैनेजर का कमीशन है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन है।
ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसको हमेशा माइनस। हाँ, इसको हमेशा इन चारों चीज़ों को हमेशा पहले माइनस करके तब यहाँ शो करना है। पहले के टाइम पे ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर बनाते थे, बट 2 साल 3 साल से देख रही हूँ वो जो आंसर्स देते हैं टीएस ग्रेवाल में भी देते हैं, एनसीईआरटी में देते हैं, तो उन्होंने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बंद ही कर दिया, क्योंकि ज़्यादा आइटम होते नहीं है उसके। तो उसमें क्या है ना, हम डायरेक्टली यहाँ माइनस करके तभी शो करते हैं। तो अब आप इसको कहाँ से माइनस कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स अकाउंट। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, और कोई डाउट इसमें से? अगर फिक्स्ड कैपिटल है हाँ और ड्राइंग हो रही है हाँ तो वो उसके करंट अकाउंट से वो होगा। जी, अगर फिक्स्ड कैपिटल है, अगर ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग दे रखी है, मतलब सिर्फ लिखा है कि पार्टनर्स ड्राइंग्स आर, तो वो करंट में जाएगा। लेकिन अगर उसमें लिख दिया पार्टनर्स ड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। और अगर इसको फिक्स्ड कैपिटल जो होती है इसको इफेक्ट करने के लिए क्या चीज़ होती है, उसमें एडिशनल कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग, वैसे ड्राइंग हमारा प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज है। ड्राइंग किससे चार्ज है? प्रॉफिट के। लेकिन अगर हमारा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दे रखा है, भाई उसने कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करी है, तो फिर वो यहाँ आता है, अदरवाइज तो वो वहीं आता है। यहाँ आने के चांसेस एक ही सिचुएशन में रहता है बस। ठीक है, एडिशनल कैपिटल हमेशा यहीं आएगी कैपिटल अकाउंट में, इससे उसका बैलेंस वरी करता है। एक चीज़ और बतानी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। जब हम फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं, जब हम फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू बकायदा की क्या ना हो, एडिशनल कैपिटल ना हो। बकायदा की क्या ना हो, एडिशनल कैपिटल ना हो। समझ गए? मोस्टली इन क्वेश्चंस में एडिशनल कैपिटल कम होता है, बट आजकल जैसे पेपर आ रहे हैं हो सकता है कि कुछ भी दे दें। अगर एडिशनल कैपिटल है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर पता है ना आपको कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का, और एडिशनल कैपिटल जब उसने लगाई है तब से लेके उतने महीने तक का। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं तो, अगर हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल क्या करनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल अगर है तो, ऐसे निकालनी पड़ती है हमें। कभी भी आपका इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल पे चार्ज नहीं होगा। इजी क्वेश्चन होता है, जैसे ही आपने वहां चार्ज लगा दिया मतलब आपका क्वेश्चन गया। ठीक है, अगर हाँ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से दिया क्वेश्चन में तो उसको क्या करना? कुछ नहीं करेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में जाएगा। वो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, यहाँ बस यही होगा। अगर इस मतलब एक क्वेश्चन में था हाँ, क्लोजिंग कैपिटल पे निकाल दिया था बल्कि वो फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो करेंगे, फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहे होंगे। जब हम फिक्स्ड को फॉलो करते हैं ना तो हमारा ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो यही आपका ओपनिंग भी है, इसी पे आप चार्ज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि हम फिक्स्ड को फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो तब आप फ्लक्चुएटिंग मान के ही करोगे, तब आपको ये क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ये एडिशनल कैपिटल तो दूर दूर की बात है, कभी कभी आता है, वो दूर की बात है, मैं तो बता देती हूँ, बट वो दूर की बात होती है। मोस्टली आपकी ये 3 चीज़ें होती हैं। तो एडिशनल कैपिटल अगर आए तो आपको उसको क्या करना है? माइनस करना है। बात समझ में आई? इसमें से कोई और डाउट? चले फिर डेफिशिएंसी पे। अभी चलिए अब चलते हैं डेफिशिएंसी पे। ये डाउट कहाँ? ये तो रिवीजन ही हो गई पूरी है। हैं? ऊपर वाले का सब ऊपर फट रहा है मगर मान लीजिए। अच्छा कोई नहीं, जाने दो, तुम ध्यान ही क्यों दे रहे हो उसके ऊपर? मैं जब ध्यान नहीं दे रही तुम भी मत दो। चलिए रिवीजन कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की, यानी कि गारंटी ऑफ अ पार्टनर टू अ पार्टनर। जब हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखो, और मैं एक बात आपको और बता दूं, गारंटी का क्वेश्चन में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो, है ना, लेकिन कभी कभी पास्ट एडजस्टमेंट शोइंग टेबल जब बनाते हो उसमें भी गारंटी को घुसा देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? गारंटी का कॉन्सेप्ट समझना है। जो यहाँ करना है
वही आपको पास शोइंग एडजस्टमेंट टेबल में भी करना है, ठीक है। ओके, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, नेट प्रॉफिट है तो इधर, नेट लॉस है तो इधर। ये गलती भी करते हैं बच्चे, इजी है पर वो सर जी कर गए हमारे। लॉस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट लॉस इधर आएगा और यहाँ, समझ में आया? ओके। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में हमें को एक चीज़ और याद आ गई, अभी आज क्लास कर रहे थे, मुझे लास्ट क्लास याद आ गई, उन लोगों ने डाउट पूछा था कि मैम कभी कभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होता है, कभी कभी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता है। हाँ, तो पूछा क्यों नहीं? फिर क्या करेंगे? माइनस करते हैं वो लाइन। हाँ, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। कभी कभी दे दिया होता है प्रॉफिट पर कुछ दिया नहीं होता है, मतलब माइनस करने के लिए, तो इसलिए नहीं। प्रॉफिट ही लिख देंगे फिर, ठीक है। अगर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है, इसका मतलब उन्होंने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया, प्रॉफिट भी दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा, तुम्हें माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से नेट प्रॉफिट उठा के लेके आए हैं। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मतलब उन्होंने वो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सब हटा दिया है, जो भी मैनेजर कमीशन कुछ भी होगा हटा दिया, हमें सिर्फ प्रॉफिट दिया तो वो डायरेक्टली लिख देंगे, उसमें से फिर IOL मत हटाना, इंटरेस्ट ऑन लोन मत हटाना, ठीक है। चलिए अब गारंटी करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, एक पार्टनर को या दो पार्टनर को डाउट है तो साथ साथ पूछते रहना, ठीक है। गारंटी में क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स गारंटी दे देते हैं, कभी कभी फर्म गारंटी दे देती है। इसमें कितनी सिचुएशन होती है? पार्टनर गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर। एक तो ये हो गई, सिंपल सी है। पहले उसका नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, प्रॉफिट लिखो, IOD लिखो, IOC लिखो, सैलरी लिखो, उनका शेयर निकालो, शेयर में फिर देखो किसको गारंटी मिली है, उसका शेयर कितना कम है। तो अगर क्वेश्चन में बताया रखा है कि वो किस रेशो में देंगे तो वो उस रेशो में ही दे देंगे, नहीं तो अपनी कैपिटल रेशो होगी उसमें दे देंगे, नहीं तो इक्वली दे देंगे, ठीक है। तो वो हम उनको दे देंगे, ये तो सिंपल सी चीज़ है। कई बार क्या होता है, फर्म गारंटी दे देती है, फर्म गिव्स गारंटी। अब फर्म ने गारंटी दे दी है ना, तो फर्म ने जितनी गारंटी, मान लीजिए एक C पार्टनर है, फर्म ने उसको 50,000 की गारंटी दी है कि तुम्हें ना एक साल में 50,000 का होगा प्रॉफिट, लेकिन उस बंदे को कितनी प्रॉफिट हुआ, 25,000 का, तो उसकी 25,000 की डेफिशिएंसी हो गई। तो जो 25,000 की डेफिशिएंसी है वो आप इस तरफ लिखेंगे, कैसे? उस बंदे के करंट अकाउंट से, C बाय C's करंट अकाउंट 25,000। अगर फर्म ने गारंटी दी है तो उसकी जो जिस बंदे को गारंटी दी है, चश्मा उतार लो थोड़ी देर, सुनो बस, जिस बंदे को गारंटी दी है उस बंदे की जितनी डेफिशिएंसी होती है वो फर्म उसको अपने क्रेडिट साइड में ऐड करके देगी। मतलब फर्म का मतलब हो गया बाकी सारे पार्टनर्स, ओके। एक क्या, तो ये बात समझ में आ गई? तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में माइनस नहीं होगा, मतलब जो हाँ, इधर आएगा वो, जब पार्टनर्स कैपिटल मैंने बोला ना क्रॉस में जाता है। अब सीज का करंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कर रहे हो यहाँ फर्म से, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके उसके डेबिट में आएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ और भी बता रही थी, लॉस जब ज़्यादा, हाँ, मान लीजिए फर्म को लॉस हो गया, अब फर्म ने तो प्रॉफिट की गारंटी या पार्टनर्स ने तो प्रॉफिट की गारंटी दे दी। मान लीजिए उस C को, जैसे ABC है, C को 50,000 की गारंटी मिल गई प्रॉफिट की, लेकिन फर्म को क्या हो गया, लॉस। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? किसकी रेशो? वो अलग है, वो तो अभी बताया नहीं मैंने, वो तो बताया ही नहीं मैंने, चल वो भी आ ही गया याद, वो भी बता दूंगी। ये तो गारंटी वाले में बता रही हूँ भाई, इस बंदे को जितना लॉस हुआ है वो इसकी इस गारंटी में ऐड करके तब हम इसको देंगे, बाकी के पार्टनर्स लॉस लेंगे। मान लीजिए इसका लॉस हमारा हुआ है कितने का, 30,000 का, तो तीनों के हिस्से में 10-10 हज़ार का लॉस आ रहा है, तो इसका जो 10,000, इसको हम कितना प्रॉफिट देंगे, 60,000 का, बाकी जो लॉस होगा वो इधर बांट देंगे। फिर इसको तो देंगे लॉस प्लस इसकी गारंटी वाला पैसा, ठीक है, क्योंकि ये लॉस लेने के लिए नहीं आया, अगर लॉस होता है तो, ठीक है। चलिए, और कौन सी होती है? और कई बार क्या होता है, पार्टनर गिव्स फर्म गिव्स गारंटी टू अ फर्म।
गिव्स गारंटी टू ए फर्म। अगर पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी, अब सोच के बताओ, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी कि फर्म 1 साल में इतना प्रॉफिट करेगा, 1.5 लाख का प्रॉफिट करेगा, लेकिन फर्म ने कितना प्रॉफिट किया, 1,25,000 का। तो जो पार्टनर ने दिया खुद ही भुगतेगा। यस, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे उसके प्रॉफिट में जोड़ देंगे और यहाँ इसके उसमें माइनस कर देंगे। समझ में आया? गुड। तो मतलब आपको फंडा समझ में, दिखाना होता है ना। हाँ, वो प्लस नेट प्रॉफिट लिखोगे तो वो प्लस करके दिखाना पड़ेगा हमें। समझ में आ गई? इस तरफ भी दिखाएंगे। हाँ, इस तो माइनस करके दिखाएंगे पार्टनर का। कैपिटल से हो गया करेंट। देखो, अगर नॉर्मली आप करंट अकाउंट भी लिखाओगे वो गलत नहीं होता। वैसे कहते हैं कि करंट अकाउंट से ही होता है, लेकिन कई बार बच्चे कैपिटल अकाउंट भी लिख देते हैं तो भी टीचर गलत नहीं करते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फिक्स्ड मेथड ही है तब तो करंट लिखना ही लिखना है, लेकिन मोस्टली जितना पूरे बुक में आप पढ़ोगे, जो भी लेना देना होता है हमारा बैंक के थ्रू होता है, नहीं तो करंट अकाउंट के थ्रू होता है। तो वहाँ पे आप लोग कई बार कैपिटल अकाउंट लिख आते हो तो वो गलत नहीं करते हैं, ठीक कर देते हैं उसको। ठीक है, उसकी टेंशन उतनी है नहीं। गारंटी वाला, इसमें तो मतलब सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है ये इसका, है ना। इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जिसको गारंटी मिली है भाई उसमें दे दो और बाकियों से ले लो। फर्म को गारंटी दी है तो फर्म को दे दो, इनसे ले लो जिसने गारंटी दी है। अगर सारे पार्टनर्स ने दी है तो सबकी रेशो में उन पार्टनर से ले लो। लेने का मतलब है माइनस करना, देने का मतलब है प्लस करना। इतना ध्यान आपको देना है। ठीक है, ओके। अब आगे चले पास। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी जो इसने भी टॉपिक उठाया था। उसमें जब हम न्यू वो रेशो निकालते हैं तो उस रेशो में बांटते हैं सब कुछ, किसमें? जो हम न्यू रेशो निकालेंगे। हाँ हाँ, मैं भी बता रही हूँ, वो सारा बता रही हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। व्हाट हैपन्स इफ प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन गिवन टू पार्टनर। क्या हो अगर प्रॉफिट पार्टनर को दिए जाने वाले एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? पार्टनर को जो आईओसी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ दे रहे हैं, तो इनका टोटल ज़्यादा है लेकिन ये प्रॉफिट कम है, ये प्रॉफिट कम है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, आईओसी वाईओसी जो भी होगा वो सब तो आप देख लेंगे, अभी माइनस कर के लगाना है। 1.5 लाख का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो हम आईओसी दे रहे हैं ए बी को, यह है आपकी 15,000 और 20,000 यानी कि 35,000। फिर हम दे रहे हैं टू सैलरी, किसको? बी को दे रहे हैं सैलरी 70,000, नहीं 70 क्यों करें, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, 80,000 की करते हैं, चलो 80,000 का कर देते हैं, 8 और 3 11। टू कमीशन ए को देना है 50,000 का, एक मिनट, 115 और 50, हाँ ठीक है, 50,000 का कमीशन दे दिया। अब भाई 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट है, लेकिन इनको जो एप्रोप्रिएशन देने हैं वो खुद ही 1,65,000 का आ रहा है। इसमें रेशो निकालेंगे। हाँ, तो अब आपको यहीं छोड़ देना है क्वेश्चन, मतलब इसको काटना पीटना नहीं है, कहीं लग जाओ ले लाइन खींच दी, काट दिया हमने, नहीं, इसको काटना नहीं है, इसी के नीचे आपको करना है। आपको लिखना है प्रॉफिट इज, सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। आपको ये बताना है कि आपका प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम है। देन आप क्या करोगे? ऐसे लगाओ, ए इधर बी इधर, ठीक है। ए को क्या क्या मिल रहा है? 15,000 आईओसी मिल रही है और इसको मिल रही है 20,000। बी को सैलरी मिल रही है कितनी? 80,000। इसको कमीशन मिल रहा है कितना? 50,000। टोटल मिला के ये हो गया 65,000 और ये हो गया 1 लाख। इनकी रेशो निकालनी है बेटा आपको, जो एप्रोप्रिएशन उनको मिल रहा है उनकी रेशो निकालनी है। रेशो में 3 0 से 3 0 कट गई, 5 से हो गया 20,
ये हो गया 13, तो हमारी क्या रेशो आ गई, 13:20। अब आपको एक नया अकाउंट बनाना है इसके बाद। देन लिखा था मैंने, देन नेट प्रॉफिट डिवाइड इन 13:20। तो फिर आपको क्या करना है, एक नया अकाउंट बनाना है। ये बना दिया बच्चों हमने नया अकाउंट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये नहीं पता ना कि इसको कितना कितना, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं टू प्रॉफिट करके ए बी, तो 13/20 यानी कि 13/33। अब ये तो उसमें आ गया यार, 1,50,000 का 13/33, तो 13 1 2 3 0 65 6 5 6 19। ओ भाई साहब जो भी आएगा पॉइंट में करके यहाँ पे, अच्छा पॉइंट वाला करके बताई दे, करके देखना एक बार कैलकुलेटर में देख लो। 13 एकम 13, 9 में अरे कट तो रहा है, 9 में 3 गए 6, 13 5 65, अरे कट गया। ओ सॉरी 13 से ही कर रही हूँ। 33 6 के 33 6 18 है, नहीं कटेगा, अरे पॉइंट्स में आएगा ना, बता देना पॉइंट में आएगा ना। पॉइंट में बता दे। 59090 5909 5 बस, 0, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 909। हाँ तो पॉइंट के बाद क्या है 9, तो आप ये 9 हटा के यहाँ 1 कर दो, ठीक है। और दूसरे वाले का देखो 20/33 का, यहाँ 20/33, तो 15 दूनी 30, 97,000 पॉइंट, नहीं है, तो ये तो उल्टा हो गया ना, 1 9 गलत कर रही है कुछ तो। पता नहीं, अबे आप कर लो। मैं क्या करूँ उसमें, 1,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 33, मैंने से डिवाइड कर दिया। नहीं अरे बावली, मैं वही तो कहूँ, 1,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 33, 1,50,000 इंटू 20, 1,50,000 कैसे बच्चे हो रहे, मैंने वो मल्टीप्लाई 20 20 डिवाइड बाय 33, इक्वल करके फिर डिवाइड करना, डिवाइड बाय 33। पहले इक्वल करूँ हाँ अरे भाई नहीं तो बोर्ड मार्क्स ले लेगा। और 33 डिवाइड में तुम लोगों के जो आंसर कभी कभी गलत निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं। 90,909.090909 अरे यार 9 90909 बस हो गया, पॉइंट 1 ना, तो फिर वो नहीं लिखा जाएगा। ये आ गया, बांट दिया, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई ना, हटा दो अब इसको। चलो अब आ जाओ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पे। एक चीज वो नीचे वाला मुझे बताना, अच्छा तुम पूरे उतार रही हो क्या? साइड वाला मुझे बताना वो। अच्छा बेटा ये पता है सारा बहुत अच्छे से, देखो कॉपी लेके बैठी है, सब लिखवाया हुआ है मैंने। हाँ मैंने भी लिखा है, पर मैं कॉपी नहीं लाई, मैंने कुछ सोचा लिख लेती हूँ। तो यार कॉपी तो बचा के रखोगे ना, जो पहले करवाया वही तो सब भी करवाऊंगी। ठीक घर पे आया बस। हाँ घर पे पढ़ लेगी वो, घर पे उसी को बोल दियो कौन पढ़े घर पे, उसको बोल दियो नैना को, जाके एग्जाम दिया आएगी वापस। हो गया, मिटा दो अब। चल तेरे नाम में सूप ही लगाओगे। तो तुझे उससे क्या करना है, उसके नाम में सू लगे कुछ भी लगे, तुझे क्या करना है। चलो 6 टॉपिक है इसका, पास्ट एडजस्टमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 6 नंबर में दे दिया, कई बार 4 नंबर में दे दिया। सीरियस होकर पढ़ लो, 20 तारीख हो गई आज, पेपर है। मैं उसे बस बता रहा था कि तेरा नाम मत बता, क्या होगा। ठीक है हंसते गाते पढ़ लेना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हंसते ही रहो, थोड़ा सीरियस हो जाओ अभी, है ना। वरना मुँह लटका के बैठे होगे 24 तारीख को यहाँ पेपर दिखाने आओगे, जब नहीं बैठे रहोगे। अच्छी बात है। चलो पास एडजस्टमेंट में क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमने नेट प्रॉफिट तो बांट दिया, नेट प्रॉफिट तो पार्टनर्स में बांट दिया, बट हम उनको आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, आईओडी लेना भूल गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट, जहाँ पे भी तुम्हारा आए ना एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वहाँ पे तुम्हें ये टेबल बनानी ही पड़ेगी। क्वेश्चन में ध्यान देना है, फर्स्ट चैप्टर में अगर ऐसा आया है वी ओमिटेड आया है, या कोई भी ऐसी चीज़ आई है कि हम उनको दे नहीं पाए, है ना, या तो हमने गलत दे दिया, 10% देना था आईओसी लेकिन 8% दे दिया, है ना,
तो इसमें बड़ा सिंपल सा ही फंडा है इसका। प्रॉफिट इस रेशियो में बांटना था मगर इक्वली बांट दिया। यस, ये भी गलती हो सकती है। तो कोई भी गलती अगर हो जाती है तो उसके बाद हम उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अब जा पार्टनर से तो कहेंगे नहीं कि पहले तुम मेरे अकाउंट में जमा करो फिर मैं तुम्हारे में करूँगा, ऐसा सीन तो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बुक्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के क्या उसको लेना है क्या उसको देना है वो प्रॉपर अमाउंट दे देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। उसके लिए आपको यहाँ लिखना है पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे पार्टनर का नाम, डेबिट क्रेडिट, प्लीज़ अभी यहाँ पे ध्यान दो, फिर कहोगे मैम आप समझाते नहीं हो। डेबिट क्रेडिट और फिर फर्म का बनाना है, मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उनका डेबिट क्रेडिट और फिर बनाना है फर्म का। फर्म का हमेशा इक्वल आएगा बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। अगर तुम्हारा फर्म का इक्वल नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारा फर्म का इक्वल नहीं आ रहा है तो समझो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मान लीजिए आपने उनको प्रॉफिट बांट दिया, आपने प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया, वापस ले लो, प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड टेकन बैक, आप उनसे वापस ले लो। अब आपने जब उनको दिया था उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब उनसे लोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, कर दो डेबिट। फर्म को क्या करेंगे, मतलब जो पार्टनर का कर रहे हो उसका उल्टा फर्म को करेंगे, ठीक है। अब हमने ले लिया उनसे, अब हम उनको क्या क्या देना चाहते हैं, आपको जो भी देना है, आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, जो कुछ भी देना है आप उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट, और फर्म के अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट। दे दिया, आईओडी तो लेते हैं। और अगर आईओडी लेना है, अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ, ये नहीं अरे मैम ने करवाया था ये सब तो आएगा ही आएगा पहले लिख दो, क्वेश्चन में पढ़ना है क्या क्या देना है। अगर मान लीजिए हमने उनको आईओसी 10% दे दिया, हमें 8% देना था, है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको 10% वापस ले लेंगे, फिर उनको 10% दे देंगे, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे अरे मैम 2% का ही तो डिफरेंस है, 2% से ही कर देते हैं। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, इजी तरीके से हो जाए, सोचना भी ना पड़े, तो ये सबसे आसान था, क्योंकि आप बेसिक यही समझ रहे हो कि जो दिया है पहले वो ले लो और फिर जो नहीं देना है वो दे दो, फिर उनको टोटल कर लो और फिर देख लो, बस सिंपल। और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखोगे, कैलकुलेशन कम रहेगी, गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी, ठीक है। आईओडी उनसे ले लेंगे तो फर्म को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, फर्म को क्रेडिट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्म का टोटल करना है। सबसे पहले किसका टोटल करना है, सबसे पहले फर्म का टोटल करना है, ठीक है। फर्म का टोटल जैसे आप करोगे, मान लीजिए क्रेडिट साइड आ रहा है आपका 50,000 और डेबिट साइड आपका आ रहा है 30,000, यहाँ पे 30,000 है, तो इसका मतलब फर्म के डेबिट में कितना, क्रेडिट साइड ज़्यादा है फर्म का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ, प्रॉफिट। तो ये जो 20,000 प्रॉफिट है ये आपको पार्टनर्स में रेशियो में बांटना है। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाइड प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है हाँ। अच्छा, अब मान लीजिए उल्टा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 आ रहा है और यहाँ पे 30,000 आ रहा है, तो फिर क्या हुआ, लॉस, डेबिट होगा। हाँ, 20 इतना तो समझ आता है ना, 15 ओके, ठीक है। चलिए, तो ये आपने बांट दिया। अब आपको क्या करना है, सबका, अब बाकी पार्टनर्स का टोटल कर लो, ठीक है। अब मैं अपने अंदाजे से ही लिख दे रही हूँ, यहाँ पे है 20,000, यहाँ पे है 30,000, यहाँ पे है 30,000 और यहाँ पे है 20,000, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है, आपको क्या देखना है, अब देखो ये मत पूछना कि क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर क्लास चलेगी तो फिर और आधा घंटा चल जाएगी। आपको क्या देखना है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब 10,000 क्या करना है, क्रेडिट, 10,000 से क्या करना है, क्रेडिट। इसका 10,000 डेबिट ज़्यादा है तो 10,000 से क्या करना है, डेबिट। जिधर ज़्यादा है वही करना है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस। हाँ जी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। जिस साइड ज़्यादा होगी वही करना है, उतने ही डिफरेंस से, ठीक है।
इसमें अभी सोचो मत ज़्यादा, बस ये कहते ना मैम ने कहा था तो वैसे करके आना है। अब किसी दिन एग्ज़ाम के बाद जब सारे एग्ज़ाम हो जाए तब आ जाना समझने कि ये क्यों हुआ था, फिर मैं बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि अभी घुमाऊँगी नहीं ना मैं तुम लोगों को। Willing to sacrifice के लिए। हाँ अभी रुक जा, अभी तो बताया नहीं है तो और कन्फ्यूज़न ही होनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? पास्ट एडजस्टमेंट हो गई। ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है? इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से जो आपके थियोरिकल पार्ट है थोड़ा बहुत, उसमें से जो पार्टनरशिप की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो माइनर का दिया हुआ है, एक नंबर का दिया हुआ है, एक पार्टनरशिप डीड का दिया हुआ है। तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आता ही आता है ना? तो वो आपको थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है। फिर उसके बाद हाँ प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला वो तो आगे ना एडमिशन वगैरह में ना वो सब चल रहा है, फिर तो कंटिन्यूस बताऊंगी तुम्हें मैं, ठीक है? अभी पूरा बताऊंगी, शाम को लूँगी फिर 3 घंटे वाला पेपर, ओके? और फिर देखेंगे कि तुम्हारे समझ में कितना आया और क्या फिर वापस गलतियाँ कर रहे हो, ओके? मैं क्या कह रही थी, बीच में रोक देते हो तुम मुझे। ये है पहले चैप्टर का थ्योरी बतानी। थ्योरी करनी है। उसके बाद अच्छा हाँ, उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा एडजस्टमेंट एंट्री का, जो 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका गारंटी या प्रॉफिट एंड लॉस में से आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा एंड दैट इज़ वो 3 नंबर का होगा, ठीक है? इस चैप्टर से इतना ही आता है तुम्हारा। 10-12 नंबर काफ़ी होते हैं, है ना? बहुत होते हैं ना? मैथ का पेपर दे के पता चला चलो बेटा, एक एक नंबर, आधे आधे नंबर की वैल्यू होती है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अकाउंट का परफॉर्मा भी अच्छे से बनाएंगे, उसके अंदर कम से कम नेट प्रॉफिट तो लिख ही सकते हो, आईओसी तो लिख ही सकते हो। तो जो जो आपको समझ में आए कि ये इधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में तो लिख सकते हो ना, मतलब उसमें से उतार उतार के छांट छांट के तो लिखना है। अगर पूरा क्वेश्चन ना भी आए तो भी आपको वो सारी चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि हर एंट्री पे आपको मार्क्स मिलता है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, दैट इज गुडविल। सबसे आसान चैप्टर है। 4 मेथड में से 4 मेथड है गुडविल निकालने के, वैसे तो 3 ही है, तीसरे में 2 है। चलो इन दोनों को छोटा उसको बड़ा, यहाँ पे 1 2 3, ओके? अरे लाइन गलत खींच दी। चलो पहला मेथड है एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इफ रेमुनरेशन का नाम इसमें कई बार सुनेंगे, या फिर सैलरी अगर गिवन है तो क्या करेंगे? एपी से माइनस करोगे गुडविल निकालने से पहले। बस ये मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? रेमुनरेशन को किसी में से माइनस कर देंगे। रेमुनरेशन कई बार ऐसे दिया होता है 50,000 ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि 2 पार्टनर हैं तो 1 लाख रुपए, 3 पार्टनर हैं तो 1.5 लाख रुपए, ठीक? फिर वो मतलब मैं तो कह रही थी 4 पार्टनर है तो डेप्रिसिएशन दिया था, एवरेज प्रॉफिट से ही माइनस कर दो फिर। नहीं, ओ सॉरी माय मिस्टेक। अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो वो पर्टिकुलरली किसी ईयर का दिया होगा। अभी नहीं दिया था। नहीं दिया तो अच्छी बात है। अगर पर्टिकुलरली किसी ईयर का दिया तो उस ईयर के प्रॉफिट से, जैसे कह रहे हो सम ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए एक ये है 2020, 2021, 2022, 2023, हमारे पास 4 साल का है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, यहाँ पे है हमारा 40,000, यहाँ पे है हमारा 50,000 और यहाँ पे हमारा 10,000 का लॉस है। लॉस के लिए ब्रैकेट लगा होगा, ठीक है? अब इन क्वेश्चंस में ये कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, जिसको हमने रिवेन्यू समझ के कहीं और कर दिया। कब खरीदी थी हमने? 2021 में खरीदी थी। तो 1 लाख रुपए पहले यहाँ पे कर दोगे ऐड, भाई क्योंकि कैपिटल नेचर की है ना, लेकिन रिवेन्यू समझ लिया था तो आप इसको वापस ऐड करोगे। लेकिन इसका डेप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस।
तो डेप्रिसिएशन मान लीजिए इसका 10% है ना, और WDV मैथ स्ट्रेट लाइन पे है, तब तो इसका 10% निकालो, 10,000 इसमें से भी माइनस करो, 10,000 इसमें से भी माइनस करो, 10,000 इसमें से भी माइनस करो, तो माइनस का 20,000 हो जाएगा भाई मेरे। सब में से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ वो मशीन खरीदी थी हमने, तो मशीन तो हमारे पास ऑलरेडी रहेगी ना हर साल, तो डेप्रिसिएशन उसके आने वाले हर साल में माइनस होगा फिर। और अगर WDV, हाँ वो हो जाएगा, अगर WDV मेथड दिया है तो 1 लाख में से 10 माइनस किया 90। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा। हाँ वो लिखा होगा, WDV मेथड या स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होगा। तो यहाँ पे आज फिर आपका यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, फिर और माइनस करोगे तो 8100 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। एनी टाइप ऑफ लॉस है वो आपको पता ही है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ रखी है। कोई भी लॉस होता है उसको प्लस करते हैं, कोई भी इनकम होती है उसको माइनस करते हैं रिलेटेड ईयर से, रिलेटेड ईयर से। वो भी तो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, लॉस को प्लस करते हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर समझ लिया, तो उसको वापस से हम ऐड ऑन करेंगे कैपिटल नेचर का, क्योंकि वो हमारी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ओके ओके। इसमें एक चीज़ और दी होती है, वेटेज। अब इतना तो समझ में आ गया, ये कर लिया, वो नहीं आता तो बहुत आसान है, बता रही हूँ। इतना तो आपने कर लिया। आपको मान लीजिए इनकी वेट दी हुई है, इसकी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4, कुछ भी हो सकती है वेट, है ना। आपको क्या करना है, इनको इनसे इंटू करना है। वेटेज मेथड में आपको क्या करना है, WEIGHTGHTAGE, वेटेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इंटू वेट, इसके वेट को इंटू करना है, इंटू करके जो आएगा ना फिर सम ऑफ वो निकालना है। तो तुम इसको कैसे याद कर लो, वेटेज में कैसे याद कर लो, एवरेज प्रॉफिट निकालते हो क्या करोगे, सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W, ला या तो PW बन गया फिजिक्स वाला सॉरी, सिग्मा PW मतलब प्रॉफिट इनटू वेट है। कॉपीराइट क्लेम डाल देगा। अच्छा, PW बोलने से ही मजाक चल रहा है, समझ गए। ये तो याद रहेगा, कुछ और याद ना रहे, लेकिन ये याद रहेगा कि वेटेज आ गई तो सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W करके निकल। सिग्मा W मतलब वेट, जो ये वेट है ना 1 2 1 3 3 6 4 10, नॉर्मली हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ईयर से करते हैं ना 1 2 3 4, लेकिन जब वेटेज दिया होगा तो आपको वेटेज का सम करना है और उसको AP के अपॉन में रखना है। बात समझ में आ गई। चलो अब ये समझ में आ गया लॉस प्रॉफिट कैसे दिया होगा तो कैसे करना है। अब आता है दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। हम वो वाला ही बताना, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अबे सब बताएंगे, टेंशन को ले रहा है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना है, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 197 हाँ को क्या कहते हैं? क्या 197 रुपीज आया आपके पास। किसी मनीषा केंद्र से। अच्छा ठीक, अरे ठीक है भाई, क्या है ये, आए तो आने दो। हमें बाइक दो। नहीं, हम वीडियो पे बता रहे हैं। क्या खाएगा, क्या पहले ही खा रहा है, क्या खाएगा। अबे अच्छे नंबर ले तो आओ, फिर तो मैं खिलाऊंगी बढ़िया जगह। अच्छे नंबर कैसे लाया मैं? पढ़ने से। अब उसकी भी एक वीडियो बना दो। क्या? अच्छी वीडियो कर दो। नहीं, मैं मेरे ख्याल से कौन सा वाला बैच, शौर्य वाला बैच था ना जिसको मैं लेके गई थी। अरे मैं लेके गई थी, हाँ कलेवा लेके गई थी सबको खिलाने के लिए। ऐसा नहीं होता, तुम लाओ तो सही अच्छे नंबर में खुद। मैंने तो उनको बोल रखा है, तुम्हें बोल रखा है ना, आयुष से ज़्यादा नंबर आए तो मैंने बोला था उसको गिफ्ट मिलेगा एंड उसको बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी। इसके दोस्तों को भी बोल रखा है मैंने, जो बर्थडे में आए थे इसके। बाकियों को बुरा नहीं लगेगा। हैं बाकियों को बुरा नहीं तो मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने कही थी आयुष से ज़्यादा नंबर लेके आओ। ये क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है? अबे यार गलत बात है, ऐसे किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है, ठीक है। बाद में देखेंगे, पार्टी मिलेगी तुम्हें, पहले नंबर अच्छे लेके आओ। सारे मैं- प्रमोट के उसमें मिल रहे हैं टपरी पे। मैम इसमें कह रही है मैं तो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हूँ। क्यों? पता नहीं। अभी मैंने जितना कुछ बताया तुम्हें वो सब वही तो बात है, जब सब आता है तो डर क्यों रही है? बेफा नहीं होता ना, वही बात है मेरी भी। ध्यान से देखो, इनमें क्या होता है ना, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के रहने दे। क्वेश्चन की वर्डिंग जैसा जैसा वो बोल रहे हैं आपको वैसा वैसा करना है, अपनी तरफ से क्या करना है, कुछ भी नहीं।
वेटेज दे दी तो हमें बस यही तो याद रखना है बस। अबे बीच बीच में हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गई। वाले में कुछ मल्टीप्लाई भी तो करते थे ना। किस वाले में? हाँ मैंने कहा ना, प्रॉफिट को वेट से इंटू करना है, पीडब्ल्यू इसीलिए बोला ना, प्रॉफिट को वेट से इंटू करना है, फिर उसका सम करना है, सम ऑफ पीडब्ल्यू अपॉन में सम ऑफ वेटेज। ठीक है, ये इसीलिए देखो कितना अच्छा हमारा बन गया है, सिग्मा ऑफ फिजिक्स वाला अपॉन में वाला सिग्मा वाला है, याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं। देखा मस्त, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही हो जाता। चलो अभी सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है हमें, पहले हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया, एक तो नॉर्मल ये निकलेगा, एक वेटेज से निकलेगा, एक आपका ये जो माइनस माइनस करके होता है उससे निकलता है। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये है आपका शेयर कैपिटल, मतलब पार्टनर की जितनी शेयर्स हैं प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व, यार कई बार ऐसे लिखने में ही हो जाता है, बोल जल्दी जाती हूँ लिखती हूँ पीछे, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है बच्चों, शेयर कैपिटल तो वही हो गया आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीफरेंस, अगर दिया हो क्वेश्चन में तो, है ना। नहीं तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी आपका वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस दिया हो, रिजर्व्स दिया हो, तो आपको उसमें ऐड ऑन करना है। इसका एक और तरीका है निकालने का, देखिए बैलेंस शीट जो होती है ना आपकी, बैलेंस शीट ध्यान से देखिए, ये आपका रेशो में भी काम आएगा, रेशो वाले चैप्टर में भी आपको ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो एक तरफ तो आपकी टोटल लायबिलिटी होती है, एक तरफ आपका टोटल एसेट होता है, राइट। अरे बैलेंस शीट धुआं हो रहा है ना यार रूम में, ऐसा लग रहा है। बैलेंस शीट में है टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स होते हैं। टोटल लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है उसमें देखो, एक होता है आपका करंट लायबिलिटी, एक होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होता है आपका शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, अब ये शेयर होल्डर फंड्स क्या है बच्चों, यही है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल। तो यहाँ तुम्हें अगर पार्टनर्स की कैपिटल दे दी जाए, दो पार्टनर हैं, उन दोनों की कैपिटल 50,000 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख हो गया आपका, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सरप्लस भी दिया हुआ है, ऐड कर दो उसको, सिंपल है। ठीक है, टोटल एसेट्स में क्या होता है, करंट एसेट्स और बस दो ही होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होती है। मैम मतलब इसी में अगर हमें कैपिटल दिया होगा तो हम डायरेक्ट कैपिटल से नहीं निकाल सकते पार्टनर, निकाल सकते हैं, मैं कह तो रही हूँ निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट दे दिया और आपको क्या दे दी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दे दी, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचा वो इसके बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। नहीं समझे? पर इतना समझ आ रहा है, सारी लायबिलिटी इक्वल है। बिल्कुल भाई, बैलेंस शीट तो बराबर होती है, पूरी जिंदगी 11 से लेकर 12 तक बैलेंस शीट तो मैच करते हो, और क्या करते हो हो जाएगी, अभी नहीं होती, क्लास पास करने के बाद हो जाती है मैंने भी जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तब मैच हो जाती थी, जब लेकिन जब खुद करने जाती थी वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तुम्हारा तो आता नहीं है, हमारा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो था 11th में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, वो 10-10 एडजस्टमेंट होती थी उसमें। भाई साहब 15 नंबर के लिए सोचो अब क्या करते होंगे हम लोग, एंड तक लगे रहते थे उसी क्वेश्चन में। लेकिन कई बार क्या है, बैलेंस शीट मैच भी हो जाती थी, लेकिन वो फॉल्स मैच होती थी, मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ कंपनसेटिंग एरर कर दी होती थी। तो मोस्ट एंड मोस्ट मेरे 12 नंबर मिले हैं उसमें, उससे ज़्यादा कभी मिले ही नहीं। जितनी बार 2 या 3 बार पेपर दिए थे 11th क्लास में, सिर्फ 12 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं मिले। तो फिर आपको 12 मिले, तो हमें तो 1 मिल गया। ओ भाई मैं स्टूडेंट थी उस टाइम में, स्टूडेंट ही है। अभी तो तुम्हें समझाने के लिए मैं हूँ, मेरे को समझाने के लिए कोई नहीं था, खुद ही समझना पड़ता था। टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल था, जो टीचर ने समझाया ठीक है, कौन समझाएगा, ट्यूशन छोड़ना पड़ते थे हम लोग तुम लोग की तरह। चलो छोड़ो उसको, जान दो। अभी बात समझ में आई? हाँ, अगर आप इनकी जगह वैल्यू रख के भी कर लोगे ना इक्वल टू, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आ जाएगा। एज ए इक्वेशन बना के भी कर लोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। मोस्टली इसके क्वेश्चंस में क्या होते हैं, ये जो टोटल एसेट का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है ना, ये तुम्हारा रेशो में काम आता है ना। यहाँ मोस्टली तुम्हारा ये शेयर कैपिटल ही आता है, मतलब दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दी जाती है एंड निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा।
तो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन 10 मिनट की वीडियो है। कोई बात नहीं, होने दो, आज मैं पूरा समझा के रहूँगी तुम्हें। वीडियो में देख हाँ तुम ये देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ, कौन है, कौन सी आंटी, रोकना थोड़ा सा, ये रोको तो सही। नहीं बाबा, चलिए पहला, शांत हो जाओ। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें दो हिस्सों में बढ़ता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई देखो कैपिटलाइजेशन वर्ड ज़रूरी है, नहीं तो फिर कराओगे गलत। कई बार क्या होता है, ये वाला होता है बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल आते हैं, ठीक है। तो जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू ना, कैपिटल राइट से भी माइनस कर या फिर नेट एसेट। नेट एसिड, वो नेट रियलाइजेबल, नेट क्या है वो वर्ड क्या है, नेट रियलाइजेबल एसिड, मैंने तो नेट एसेट लिख रखा है। नेट एसिड लिख रखा है ना, ठीक है। ये क्या था, इसका पूरा वर्ड बोलना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। हाँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस नेट एसिड, एवरेज कैपिटल, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी है किस में, ऑब्लिक में। नेट एसिड के साथ। हाँ। अच्छा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे इसका सिंपल सा बता रही हूँ, रुको। देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए आपको करना है एपी इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही है ना, मैं कहीं ना भूल जाऊँ, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन में नेट एसिड्स दिया होगा। नेट एसिड्स कैसे निकालना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, बाकी आपका नेट एसेट निकल जाएगा, ठीक। अब ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे निकालने का बड़ा आसान तरीका है, सुपर प्रॉफिट निकालो, इंटू 100 करो, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो। कॉल आ रहा है आंटी। बाल्टी दीदी का कॉल आ रहा है। मालती